दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन शिमला से इस समय आप देख रहे हैं कृषि दर्शन का लाइव चैट शो। और जो दर्शक हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं वो ये भी जानते हैं कि सर्दियों का आगमन हो गया है। ऐसे में अपने शरीर को बचाना भी बहुत ज़रूरी है और हमने जिन पशुओं को अपने घर में रखा है उनकी देखभाल भी आज के मौसम में करना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। हमने भी सोचा कि हिमाचल प्रदेश के पशुपालकों को आज स्टूडियो में बुलवाया जाए और उनसे चर्चा की जाए कि पशुपालकों को हिमाचल प्रदेश में रहने वाले, चाहे वो ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले हैं चाहे निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, सर्दियों में विशेष तौर पर कैसे पशुओं की देखभाल करनी चाहिए। आज इस कार्यक्रम में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे दर्शक जानते हैं आज अंतिम शुक्रवार है महीने का। आज चैट शो के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों से बहुत सारे किसान बागवान हमारे बीच पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। इतने दूर दूर से आप लोग चलकर यहाँ आए और इस चर्चा में आप लोग भाग ले रहे हैं। दर्शकों, आप जानते ही हैं इन पशुपालकों के जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर देंगे हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ बैठे हैं। मेरे बिल्कुल साथ बैठे हैं प्रोफेसर विपिन गुप्ता, ये चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज के विभागाध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है कार्यक्रम में। दोस्तों, इनके साथ बैठे हैं डॉक्टर विनोद शर्मा, ये पशु पोषण विभाग में सहायक प्राध्यापक है वेटनरी कॉलेज पालमपुर में। विनोद जी, आपका भी अभिनंदन। इनके साथ बैठे हैं डॉक्टर मधुर गुप्ता, ये पशु चिकित्सा अधिकारी हैं सुन्नी शिमला में। मधुर जी, आपका नाम भी मधुर है और आपका भी मधुर सा अभिनंदन हम करते हैं। आइए दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें, शुरुआत करें। एक प्रश्न लेते हैं एक ऐसे बागवान का, एक ऐसे किसान का जो वर्षों से पशुपालन कर रहे हैं, बहुत मुद्दतों से जो पशुपालन से जुड़े हैं। वो है जगदीश ठाकुर जी, जुबड़हट्टी से पधारे हैं। जगदीश जी, पूछिए अपना प्रश्न। सबसे पहले मेरा यहाँ स्टूडियो में जो अधिकारी गण आए हैं सबको मेरा नमस्कार है। मेरा ये प्रश्न रहेगा कि सर्दियों में जो दुधारू पशु हम पालते चले आ रहे हैं, क्या उनकी देख रेख के लिए और उनके पालन पोषण के लिए सरकार और पशुपालन विभाग क्या प्रयास कर रहा है? तो ये सुझाव हम किसानों के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि मतलब जो है हम उसमें कोई जो हमारे पास जो कमी है उसको हम पूरा कर। जगदीश जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। सर्दियों में पशुपालक भी चिंतित हो जाते हैं पशुओं की सेहत को लेकर, लेकिन ऐसे में जो प्रदेश का पशुपालन विभाग है, क्या वो पशुपालकों को सचेत करता है कि सर्दियों में पशुओं की विशेष तौर पर देखभाल करनी चाहिए? डॉक्टर मधुर गुप्ता जी। जगदीश जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता है, आहिस्ता आहिस्ता पशुओं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाती है। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पशुओं की इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं उसको बढ़ाएं, ताकि रोग आसानी से उन्हें ना लग पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि उन्हें संतुलित आहार देना होता है। ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो उसे एनर्जी दे, वसा और प्रोटीन हमें खासकर देना होता है। तो हमें चाहिए कि हम उसमें खलियाँ जिसको बोलते हैं वो बढ़ा दें। साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि सर्दियों के मौसम में अक्सर अपने पशुओं को हम कमरों में बंद करके रखते हैं, गौशाला में। तो हमें अधिक समय तक ऐसा नहीं करना होता है। दिन के समय हमें उन्हें धूप में भी निकालना होता है, ताकि सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़े, उनको अच्छा तापमान मिलता रहे। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो पशु मूत्र करते हैं उसमें यूरिया होता है। यूरिया की वजह से बंद गौशाला में अमोनिया बन जाता है, और वो अमोनिया गैस इतनी इरिटेटिंग, इतनी पंजेंट होती है कि वो आंखों में लगती है और सांस के साथ अंदर भी जाती है। तो कई बार उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस घुटने की समस्या, इस तरह की समस्या हो जाती है। तो हमें थोड़ा वेंटिलेशन अच्छी रखनी होती है, लेकिन ये ध्यान जरूर रखना है कि सर्दियों में जो हम वेंटिलेशन दे रहे हैं, जो हमने रोशनदान खोले हैं, उसमें हवा का डायरेक्ट प्रवाह ना हो। ऐसा ना हो कि ठंडी हवा एकदम सीधे अंदर आ रही है और पशु के शरीर को टच कर रही है। उससे थोड़ा सा बचाव करना है, थोड़ा बोरी लगा दी या थोड़ा कपड़ा लगा दिया, इस तरह से हमें थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। और दूसरा, एक आपके अंदर एक गलत धारणा रहती है कि सर्दियों में पशु को पानी कम पिलाना है क्योंकि ठंड है। ऐसा नहीं होता है। पानी की आवश्यकता शरीर में हमेशा रहती है। संतुलित आहार तभी पूरा होता है जब पानी की आवश्यकता, उसको सही ढंग से उसको पानी मुहैया करवाया जाए। तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि उसे बीमारियों से बचाने के लिए या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उसे थोड़ा उबला हुआ या सील गर्म पानी दें। सर्दियों में पशुओं की देखभाल हमारे पशुपालकों को बहुत बढ़िया ढंग से करनी चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम ना हो, इसके लिए उनके संतुलित आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक और महिला किसान हमारे बीच पधारी हैं,
उमा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। पूछिए, आपका क्या सवाल है? जी सर, नमस्कार सर। पूछिए। मैं पूछ रही हूँ कैसे चारा देना चाहिए हमें पशु के लिए, सर्दियों में कैसे ध्यान रखना सफाई के लिए। उमा जी जानना चाहती है कि सर्दियों में विशेष तौर पर किस तरह का चारा हमें अपने पशुओं को देना चाहिए और विशेष तौर पर उनके रख रखाव का ध्यान डॉक्टर विनोद कैसे रखना चाहिए? ये बिल्कुल एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जहाँ तक सर्दियों का संदर्भ है, जैसे डॉक्टर मधुर गुप्ता ने भी आपको अभी अभी बताया कि सर्दियों में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, पर जहाँ तक चारे का सवाल है तो दो बातों का खास ध्यान आपको रखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो शरीर के तापमान को ठीक रखने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए उसको अपना तापमान ठीक रखना होता है। उसके लिए अपना जो भी रूटीन चारा आप दे रहे हैं उसमें ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपका जो दाना मिश्रण है उसमें दो बदलाव आप कर सकते हैं। जो पहला बदलाव आपका है कि जितना दाना, जैसे कि मक्का, जौ या गेहूं अपने जो आप फीड में डाल रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ा दें। जितना रूटीन में दे रहे हैं उससे 10% तक आप बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा फैट की मात्रा, जैसे कि अगर आप बिना तेल वाली खलों का इस्तेमाल करते हैं तो सर्दियों में खासकर तेल वाली खलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सी खलें बाजार में ऐसी आती हैं जिसमें तेल की मात्रा 0 के बराबर होती है, लेकिन सर्दियों में खासकर क्योंकि उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। वसा जो है एनर्जी का बड़ा उत्तम स्रोत है और वसा से हमारा शरीर गर्म रह सकता है। तो उस समय हमें जो है वसा की मात्रा ऐसी खलों से दी जा सकती है जिसमें तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो, या तेल वाली खलें हम अपने जानवरों को दे सकते हैं। इसके साथ साथ दो खास बातें आपको ध्यान में देनी है, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि दाना मिश्रण थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, लेकिन दाना मिश्रण एक समय में ज़्यादा ना दें, नहीं तो इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दाना मिश्रण देने का तरीका इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर दिन में आप 2 बार दाना देते हैं तो आप उसे 3 बार दें। और बहुत बार हम ऐसा आपको बताते हैं कि दाना मिश्रण देने से पहले सूखी घास अगर आप अपने जानवरों को पहले दे दें तो दाना मिश्रण ज़्यादा देने के जो मतलब जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वह कम किए जा सकते हैं। सो मेरा आपको ये सुझाव है कि उस समय जो पोषण में जो आप एक थोड़ा दाना बढ़ा दें, और साथ में जो अगर आप खलें देते हैं जो तेल युक्त वाली खलों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें तो आपके पशु स्वस्थ हो सकते हैं। सर्दियों में संतुलित आहार का विशेष महत्व है और हमारे किसान बागबानों को संतुलित आहार की व्यवस्था बहुत बढ़िया से पशुओं के लिए करनी चाहिए। चंद्र सिंह जी मशोबरा से पधारे हैं जी, पूछिए। नमस्कार जी, मेरा प्रश्न है जी, सर्दियों के लिए आमतौर पर किसान जो है सूखा घास काट कर रखते हैं तो हरे चारे की बहुत कमी होती है। इसके लिए हम सर्दियों में क्या करें कि हरा चारा उपलब्ध हो? जो इन्होंने प्रश्न पूछा है दर्शकों, सारे हिमाचल प्रदेश की ऐसी ही व्यवस्था है। सर्दियों में हरा चारे की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है। ऐसे में कुछ ऐसा होना चाहिए कि सर्दियों में भी हरे चारे की कमी को पूरा किया जा सके। डॉक्टर विनोद, कुछ ऐसा इलाज है कि सर्दियों में भी हरे चारे की कमी पशुओं के आड़े ना आए? जहाँ तक हरे चारे का सवाल है, जैसे आपने पूछा कि और सभी को जग जाहिर है कि सर्दियों में हरा चारा बहुत ही कम होता है, लेकिन एक और बात, खास बात हमें पता है कि साल में बरसात के दिनों में हरा चारा बहुत तायद से हमारे पास होता है। उस समय जितना चारा हमारे जानवरों को चाहिए उनसे कहीं ज़्यादा चारा जो है हमारे पास होता है। तो एक सबसे अच्छा तरीका जो हम मानते हैं और हमारे विभाग द्वारा भी एक बड़ा किसानों के फ्रेंडली एक तरीका हमने निकाला है कि किसान किस प्रकार जो बरसात का हरा चारा है उसे सर्दियों में हरे चारे की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जैसे पता है कि किसी भी हरे घास को अगर आप बनाकर रखें तो वह खराब हो जाता है, लेकिन एक ऐसी विधि है जिसे हम कहते हैं कि हम साइलेज बनाकर या घास का अचार बनाकर उसे सर्दियों के इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं, और जिसमें कि आपके हरे चारे की पौष्टिकता ज्यों की त्यों सर्दियों तक बनी रहेगी। व उस हरे चारे को साइलेज बनाने से आप जितने मर्जी दिनों के लिए रख सकते हैं और खासकर सर्दियों में उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसको बनाने की विधि बड़ी साफ है। सर्दियों में हमारे पास जनरली हम जो अपने घासों में लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं मक्की या चरी बाजरा, और ये हरा चारे का अगर अचार बनाया जाए, करने की विधि बिल्कुल आसान है।
आपको करना ये होता है कि अपने हरे चारे को जब वे पकने की स्थिति में पहुंचने वाला हो, जब उसमें जो दाना लगना शुरू हो गया हो, उस समय काट ले, उसको कुतर ले। कुतरने का लगभग 1-2 सेंटीमीटर की अगर उसमें कुतर लें, अपना चैफ कटर से उसको कुतर के रख लें। वाह, इसको रखने की एक जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है, एनसाइलिंग बोलते हैं। किसी एक गड्ढे में या आपके पास कोई ड्रम है जो आपके 2-3 क्विंटल का चारा आप उसमें डाल सकें, तो उसमें उसको दबा कर भर दें। दबा के इस प्रकार से भरना है कि उसमें हवा बिल्कुल ना रहे। अगर आपने किसी गड्ढे में भरना है, ऊपर से हरा चारा कुतर कर डालते जाएं और कोई आदमी उसमें चढ़कर उसको दबा कर भरता जाए। और अगर आपके पास मक्की और चरी बाजरा है तो उसको सिर्फ हरे चारे को डाल दें और उसके बाद उसको बंद करके रख दें, और इस प्रकार से कि उसमें हवा ना घुस सके, कोई बरसात का पानी ना घुस सके, एक पॉलीथीन शीट से उसको ढक कर रख दें। तो 60 दिन में अंदर ही अंदर वो चारा इस प्रकार से तैयार हो जाता है कि उसमें हरे के गुण रहेंगे पर वे खराब नहीं होगा। डॉक्टर विनोद, आपने बहुत बढ़िया ये तरीका बताया। अचार बनाकर सर्दियों में हम हरे चारे की कमी को पूरा कर सकते हैं। अचार हम लोग भी खाते हैं, अपनी गायों को, अपने पशुओं को भी हम इसी तरह हरे चारे की कमी को दूर कर सकते हैं। मदन शर्मा जी क्यारकोटी से पधारे हैं। मदन जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। ये जहाँ तक रोगों की बात है जी, जो पशुओं में, दुधारू पशुओं में हमारे रोग आते हैं, जैसे कि मिर्गी की तरह एक रोग है जो कि पशुओं को अमूमन होता है। ये क्या सर्दियों में ही है कि हर वक्त पशु में होता है कि सर्दियों में भी ज़्यादा पनपता है? इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय विभाग की तरफ से? डॉक्टर गुप्ता, इनके प्रश्न का उत्तर दें। मिर्गी का रोग ज़्यादातर इसका कारण यही है कि कोई ना कोई दिमाग में उसमें कीड़ा चला गया है। ज़्यादातर कीड़े पेट में या दूसरी आंत वाले एरिया में होते हैं, लेकिन कई बार वो गलती से नर्वस सिस्टम में चला जाता है, ब्रेन की तरफ चला जाता है, तो कभी कभी वो ज़्यादा तंग करता है। और सर्दियों में जब जानवर स्ट्रेस में होता है तो उन दिनों थोड़ा और परेशान करता है। वैसे देखा जाए तो इसका इलाज कोई नहीं है। इसमें तो यही है कि जानवरों को टाइम टू टाइम डीवर्मिंग, जो वर्म्स रहित किया जाए, और साल में ज़्यादातर हम मानते हैं कि 2 बार आपकी डीवर्मिंग की प्रक्रिया करो आप, एक सर्दियों आने से पहले, एक बरसात आने से पहले। और इसमें ज़्यादातर हम ये एडवाइस करते हैं कि डीवर्मिंग आप करिए, एक बार डीवर्मिंग करिए और 15 दिन के बाद उसको रिपीट करिए, बल्कि एक पेयर में करिए, तब जाके वो इफेक्टिव होती है और इससे इस तरीके की बीमारियों का बचाव किया जा सकता है। पशुओं में जो विशेष किस्म की बीमारी आती है उसके बारे में डॉक्टर गुप्ता ने हमारे दर्शकों को बताया, हमारे पशुपालकों को बताया। गायत्री गर्ग घनाटी से पधारी है। गायत्री जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? सभी को नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है कि चारे का संरक्षण हम कैसे करें, मतलब हमेशा के लिए जैसे रखना हो। चारे का संरक्षण कैसे हमारे किसान पशुपालक भाई कर सकते हैं डॉक्टर? जैसे कि अभी हमने बात की कि एक तो आप साइलेज बनाकर रख सकते हैं। उसमें आप अगर चारे को आज आप साइलेज बना दें बरसाती घास का, तो आप उसको कई सालों तक भी रख सकते हैं। उसमें वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो खराब होने की स्थिति से बाहर निकल जाता है। सिर्फ 60 दिन तक हवा रहित और बिल्कुल बंद उसमें आप रखें तो एक ऐसी प्रक्रिया उसमें अंदर चलती है कि वह बिल्कुल संरक्षित रह जाता है। इसके अलावा अगर उत्तम किस्म के घास आपके पास जब भी साल में जब भी हो, तो उनको आप अगर सुखा कर रखें, और सुखाने के साथ साथ उनको काटा ऐसे समय में जाना चाहिए जब उनमें पौष्टिकता सबसे अधिक हो। पौष्टिकता सबसे अधिक, कई बार हम अब बरसाती घास को काटते हैं, बरसातों के बाद जाकर काटते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पौष्टिकता कम हो जाती है। लेकिन अगर हम जो खुद उगाए हुए घास हैं, अगर हम जई लगाएंगे या बरसीम को अगर सुखा कर रखें, उसकी है बनाकर रखें जिसमें नमी की मात्रा लगभग 10% तक ले आए, तो वह भी संरक्षित रह सकता है। तो ये 2 मेन विधियां हैं जिसके द्वारा आप चारे को जब मर्जी तक चाहे संरक्षित रख सकते हैं। हरे चारे का संरक्षण अनिवार्य है और किया भी जा सकता है। किस विधि से करना चाहिए डॉक्टर विनोद बता रहे हैं। नीलम शर्मा जी झुंडला से पधारी हैं। घनाटी के साथ एक बहुत ही संपन्न गांव है जहां पर बहुत सालों से लोग पशुपालन कर रहे हैं। पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? सर नमस्कार, मेरा आपसे ये सवाल है कि सर्दियों में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर्दियों में जानवरों के लिए, जैसे मधुर गुप्ता जी ने बताया शुरू में, उसमें और थोड़ा सा ध्यान ये रखना चाहिए कि सर्दी ना लगे जानवर को। ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जानवर
गीला होता है, उसको गीला ना होने दें। जैसे गीली जगह में बैठेगा तो उसके लिए बैठने के लिए आप कोई सूखा प्रबंध करें, उसमें सूखा घास डाल दें, नीचे सूखे घास का बिछौना बना दें, या फिर आजकल सिंथेटिक मैट्स आते हैं, रबर के मैट्स आते हैं गद्दे की तरह, वो रखा होता है जानवर के पास कि जानवर अपने आप सूखी जगह ढूंढ के उसके ऊपर बैठता है और उसको नीचे से, जो सबसे ज़्यादा ठंड जानवर को लगती है इसी चीज़ से लगती है, नीचे ठंडी ज़मीन से जहाँ वो टच होता है या उसके ऊपर गीला हो जाए खुद वो, तब ठंड लगती है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों में हमारे पशुओं को ठंड नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो उनके उत्पादन पर भी फर्क पड़ सकता है, उनकी सेहत भी खराब हो सकती है। इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित बनाएं कि ठंड से हम अपने पशुओं की देखभाल बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। सुमन गर्ग जी ये भी झुंडला से पधारी है। जी सुमन जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ कि हमें अच्छी गाय की नस्ल का चुनाव कैसे करना चाहिए? अच्छी गाय की नस्ल का चुनाव जब तक हमारे पशुपालक नहीं करेंगे तब तक उनकी उत्पादन शक्ति भी नहीं बढ़ सकती और हमारे पशुपालक लाभ में भी नहीं रह सकते। डॉक्टर मधुर, अच्छी गाय का चुनाव कैसे करें? जी शुक्ला जी, पहले हमें जब भी हम अच्छी गाय का चुनाव कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये निर्धारित करना होता है कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, हम पहाड़ी क्षेत्र में हैं या मैदानी क्षेत्र में, वहाँ का तापमान कैसा है। तो जिस क्षेत्र में हम शिमला या इसके आसपास क्षेत्र में हम रह रहे हैं, हम पशुपालक आप लोग यहीं से आए हैं, तो हमें जो क्रॉस ब्रेड एनिमल हैं, संकर नस्ल के जो जानवर हैं, ये हमें बिल्कुल भाड़ा खाते हैं, हमें मतलब सूट करते हैं। तो संकर नस्ल के जानवर ये हमें यहाँ के वातावरण के हिसाब से, यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से एकदम हमारे लिए वातानुकूलित हैं। तो ये जो संकर नस्ल के जानवर हैं, जैसे जर्सी क्रॉस होते हैं या आपके कोई और जो संकर नस्ल आप इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, तो ये जानवर हमें अच्छे कम चारे में, मतलब जितना हम चारा इनको देते हैं उसमें हमें अच्छा ही उत्पाद देते हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन है अच्छी आती है और इन्हें पालना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने इस क्षेत्र में कोई बड़ी नस्ल का जानवर पाल लिया, कोई बड़ी गाय पाल ली और आप सिलेक्शन उसकी ढंग से नहीं कर पाए और आप अपनी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है उसको उस हिसाब से नहीं उसको ढाल पाए, तो हमें बहुत दिक्कत रहती है। हम उसका सेहत का ध्यान नहीं रख पाएंगे, वो बार बार बीमार होती रहेगी, उसके उत्पादन में फ़र्क आएगा। तो नस्ल का चुनाव करने से पहले हमें यही सुनिश्चित करना होता है कि हमारा पर्पस क्या है, कि हम कमर्शियल पर्पस के लिए उसको पाल रहे हैं, हमें कितनी दूध की पैदावार चाहिए, कितना दूध हमें चाहिए, उस हिसाब से हम उस नस्ल के ऊपर ध्यान देते हैं। इसमें मैं एक और बात भी जोड़ सकता हूँ। अगर आप अच्छी नस्ल की बात कर रहे हैं तो नस्ल तो हमारे पास जर्सी होती है, HF होती है, या उसको हम दोगला बोलते हैं, दोगली नस्ल की गाय। अगर आप कहीं गाय खरीदने जा रहे हैं और उसका नस्ल का चुनाव आपने करना है कि क्या ये गाय मुझे लेनी चाहिए, मैं आपको 4 छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा कि गाय में देखकर आप बता सकते हैं कि इसकी दूध की क्षमता क्या होगी। एक बार गाय को दूध दूकर आप ये नहीं बता सकते कि गाय दूध कितना देती है। आप कम से कम तीसरी बार का दूध को मान के चलें कि गाय उतना दूध देती है। जिस गाय की पीठ पीछे से बिल्कुल सीधी होती है वह गाय अच्छी मानी जाती है। जिस गाय के थन आगे से शुरू होते हैं और पीछे तक जाएं वह गाय का दूध ज्यादा होता है। जिस गाय के चारों थन बाहर की तरफ निकले हों, बिल्कुल बाहर की तरफ, आप ये मान के चलें कि वह गाय अच्छा दूध देती है। जिस गाय के थन लंबे हों वह अच्छा दूध देती है। जिस गाय को थनों को जाने वाली खून की नली, जितनी आपने देखा नीचे नली होती है, जितनी मोटी होगी वह ज्यादा दूध देती है। या गाय के गले में एक यहाँ खून की नली चलती है, जो मोटी दिखाई दे वह थोड़ी थोड़ी धक धक करे। आप ये इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें तो आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि ये वाली गाय, इन खूबियों वाली गाय एक अच्छी दुधारू गाय हो सकती है। तो आप गाय का चुनाव देखकर भी कर सकते हैं। बाकी नस्ल की बात डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि विभिन्न नस्लें हैं। गाय की नस्ल का चुनाव करते वक्त किन मूल मंत्रों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी मूल बातें हैं, डॉक्टर विनोद ने बहुत बढ़िया तरीके में समझाया। इनके साथ बैठी है नीलम शर्मा जी, ये घनाटी से पधारी है। नीलम जी, आप क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार सर, मैं जानना चाहती हूँ कि सर्दियों में नवजात बछड़ों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जाए? जितनी जरूरी बड़े पशुओं की देखभाल है उतनी जरूरी है छोटे बच्चों की, छोटे बछड़ों की देखभाल करना। डॉक्टर गुप्ता, आप बताएं छोटे बछड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? नवजात बछड़े सर्दी के में सबसे ज़्यादा प्रकोप में रहते हैं, क्योंकि जब बच्चा गाय के पेट में होता है पैदा होने से पहले तो वो बड़े आराम से उसके बॉडी टेम्परेचर पे रहता है। जैसे ही बाहर आता है उसके ऊपर मुसीबतें शुरू हो जाती हैं और हमने उसको मैनेज करना कि सबसे ज़्यादा ठंड लगेगी छोटे बच्चे को। तो छोटे बच्चे को पहले तो ठंड से बचाना है। पैदा होते ही उसका शरीर सूखा करें, पहुँच के उसका नाक मुंह साफ करें।
वो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है। उसके बाद हम उसको पैदा होने के बाद जो गाढ़ा पीला दूध होता है गाय का, पहले 1-2 घंटे के अंदर या जल्दी से जल्दी पिलाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बछड़े की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बहुत बढ़ाता है और वो 3-4 महीने तक उसको बिल्कुल तंदुरुस्त रखने के लिए पहले दिन में ही, पहले घंटे में ही क्षमता पैदा कर देता है। और इसके बाद उसका आता है कि नाभि का ड्रेसिंग करना। तो उसको क्या होता है कि नाभि को 3-4 इंच नीचे काट के साफ धागे से बांध दे और बीटाडीन के सोल्यूशन में उसको डुबो दे, और उसको बीच में भी 1-2 बार, बेशक बाद में भी दवाई लगाते रहें। ये तो है प्रारंभिक व्यवस्था। और ठंड से बचाने के लिए उसको ठीक टेम्परेचर वाले कमरे में रखें जहाँ वो कंफर्टेबल रह सके, और अगर ज़्यादा ठंड है तो उसके ऊपर ढांपने वाला कपड़ा भी बना सकते हैं ताकि वो ठंड से बचा रहे। नवजात बछड़े की रक्षा करने के लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि गाय का पहला गाढ़ा दूध उसे मिले। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ये भ्रांति है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पहला दूध बछड़े को नहीं देना चाहिए, लेकिन ये भ्रांति बिल्कुल गलत है। ऐसा पशु चिकित्सकों का मानना है। पहला दूध देना बहुत अनिवार्य है अपने बछड़े के लिए, ताकि वो आने वाले समय में सशक्त रहे। हितेंद्र शर्मा जी घनाटी से आए हैं। हितेंद्र जी, आप क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा एक प्रश्न है जी कि गौशाला का जो निर्माण करते हैं हम, उस निर्माण में क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए जिससे हमारा पशु ठीक रहे? हितेंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न ये पूछा है। हिमाचल प्रदेश में अक्सर जब ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं तो पशुओं के रखने का जो स्थान है वो हमारे किसान, बागवान और पशुपालक भाई अच्छे से नहीं बनाते हर कहीं। और ऐसा भी हमने देखा है अपनी आंखों से, जिस गौशाला में 2 गायें आनी चाहिए थी वहां 4 या 6 गायें आप लोग डाल के रखते हैं। ये बहुत जरूरी बन जाता है हम समझे कि गौशाला का निर्माण डॉक्टर मधुर होना कैसे चाहिए। जी, जब भी हम गौशाला का निर्माण करते हैं या ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहां हमें गौशाला बनानी है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो स्थान किसी ऊंचाई वाली जगह पे है या नहीं। दूसरी बात, वो स्थान जो हमारा अपना घर है उससे थोड़ी सी दूरी पे होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो गौशाला की गंदगी है या गौशाला के आसपास का मल मूत्र है वो हमारे घर में आ जाए। और सबसे अहम बात होती है कि जो हमारी गौशाला जहाँ बनाने जा रहे हैं, क्या उस पर सूर्य का प्रकाश सही पड़ रहा है या नहीं। उसकी पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए कि पूर्व दिशा से सुबह सूरज का प्रकाश पड़े, लंबे समय तक रहे, और शाम को जब सूरज ढलता है तो पश्चिम दिशा से भी वो प्रकाश छोड़ता हुआ ही जाए। कहने का मतलब कि मैक्सिमम टाइम तक उसमें सनलाइट रहनी चाहिए। दूसरी बात, जैसा शुक्ला जी ने बताया कि नस्ल के हिसाब से या पशु के आकार के हिसाब से आपकी गौशाला के अंदर जो कमरे हैं उसमें स्पेस होना चाहिए, क्योंकि अगर जगह की कमी होगी, स्पेस कम होगा तो पशु सफोकेटेड फील करते हैं। उससे क्या होता है कि उनको रहने में, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, जैसे हमें तंगी में रहने में थोड़ी मुसीबत होती है। सबसे अहम बात होती है क्रॉस वेंटिलेशन, कि जो हवा का प्रवाह है क्या वो क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वातावरण तभी शुद्ध रहेगा जब क्रॉस वेंटिलेशन होगी। एक रोशनदान से हवा आएगी और दूसरे से निकल जाएगी। बीच का जो गंदा वातावरण है उसको हवा साफ करती हुई बाहर निकालती हुई बाहर निकाल देगी। तीसरी बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि जो हमारा फर्श है वो किस तरह का है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पक्के फर्श बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि पशु का पाँव कई बार फिसल जाता है, हिप डिसलोकेशन हो जाती है, टांग टूट जाती है, फिर आप लोग बड़े परेशान होते हैं कि पशु एक हमेशा के लिए बैठ जाता है क्योंकि वो कभी रिकवर नहीं हो पाता उस स्थिति में। तो हमें ऐसा फर्श नहीं चाहिए जो बिल्कुल पक्का हो, ऐसा फर्श भी नहीं चाहिए जो बिल्कुल मिट्टी का कच्चा हो, क्योंकि ऐसे फर्श में जो गाय का मूत्र है, मल है, वो उसमें समा जाते हैं। यूरिया से अमोनिया बनेगा, फिर बदबू गंदगी रहेगी और संक्रमण के चांस रहते हैं। तो फर्श हमें चाहिए होता है अध कच्चा अध पक्का, और उसमें एक स्लोप होना चाहिए, ढलान होनी चाहिए, ताकि हम सफाई करती बार हल्का सा पानी फेंके, थोड़ा सा झाड़ू मारें तो स्लोप के साथ सारा गंदगी नीचे चली जाए, और साथ में एक नाली होनी चाहिए जिससे सारे का सारा गंद बाहर चला जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब हम गौशाला का चयन कर रहे हैं, गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, तो ये बातें बहुत ध्यान में रखने वाली होती हैं, क्योंकि गौशाला अगर सही होगी, आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल बनाई गई होगी, तभी आपका पशु वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री और कंफर्टेबल रह सकता है। गौशाला का निर्माण बहुत बहुत बढ़िया तरीके से हमारे पशुपालकों को करना चाहिए। हवा का आवाजाही उस गौशाला में बराबर है, इस बात को आप बिल्कुल सुनिश्चित बनाएं, तभी हमारे जो पशु हैं उनसे उत्पादकता हम बहुत अच्छी ले सकते हैं। झुंडला से ही आए हैं राजेश गर्ग जी, पूछिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जितने भी दूध देने वाले पशु हैं, इनको कैल्शियम की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ये
सर्दियों में जरूरी है कि 12 महीने में जरूरी है? दूध देने वाले पशुओं को डॉक्टर विनोद कैल्शियम की क्या बहुत ज़रूरत रहती है? सर्दियों में क्या ज़्यादा रहती है? देखिए, जैसे आपने कहा कि ज़रूरत पड़ती है, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है कि हमारे दूध देने वाले जानवरों को कैल्शियम की बहुतायत से ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दूध में बहुत मात्रा में कैल्शियम निकलता है। शरीर की लगभग हर क्रिया में कैल्शियम का इस्तेमाल होता है, चाहे आपके दांत से लेके, आपकी हड्डी से लेके, आपके खून से लेके, मांसपेशियों से लेके, आपके नर्वस सिस्टम से लेके, आपके खून वाले सिस्टम में कहीं ना कहीं कैल्शियम का बड़ा गंभीर इस्तेमाल, इसका कोई गंभीर उपयोग होना ही होना है। साथ ही साथ जैसे कि सूने के बाद कैल्शियम की बहुत अधिक ज़रूरत गाय को रहती है। जहाँ तक कि सर्दियों का सवाल आप कर रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी से जानवर दबाव में आता है और साथ में सर्दियों का भी दबाव रहता है, तो हमें यह सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि इस समय सही मात्रा में कैल्शियम हमारे जानवरों को मिले। अब जहाँ तक की बात यह है कि इससे क्या हो सकता है, बहुत प्रचलित बीमारी है एक, दुग्ध ज्वर नाम बोलते हैं। गाय ने बच्चा दिया और आने वाले 3 दिन में वो गाय उठी ही नहीं। दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से हमारे जानवरों में हो जाता है, लेकिन कैल्शियम का प्रबंधन, इसकी मैनेजमेंट भी आजकल एक बहुत जबरदस्त विषय बना हुआ है। ऐसा मानते हैं हम कि गाय दूध देती रहेगी, अपनी हड्डियों को पिघला देगी, दूध देती रहेगी और उसमें कैल्शियम निकालती रहेगी। अगर आप गाय को कैल्शियम नहीं देंगे तो वो अंत समय तक दूध देती रहेगी, कैल्शियम निकालती रहेगी, चाहे वह खड़ा होना भी बंद कर दे। तो इस प्रकृति को, गाय की इस प्रकृति को पूरक बनाने के लिए कि उसकी हड्डियों में, मांसपेशियों में कैल्शियम सही बना रहे, कैल्शियम देना बहुत जरूरी रहता है। और एक और बात जो है कि कैल्शियम, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विभाग ने कैल्शियम, आप एक बहुत बड़ी टर्म बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं खनिज मिश्रण। ना सिर्फ कैल्शियम, साथ साथ फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर सल्फेट, बहुत छोटे छोटे घटक हैं, आयोडीन, चुटकी भर नमक आपने सुना होगा। चुटकी भर नमक अगर आप नहीं देंगे तो जान पर बनाएगी। इसको हम बोलते हैं खनिज मिश्रण। हमारा विभाग, पशुपालन विभाग जो है हमारा यूनिवर्सिटी का, इसने एरिया के हिसाब से एक मिनरल मिक्सचर डेवलप किया है। आज हमारे पास पड़े भी हुए हैं। जैसे एरिया के हिसाब से जोन 2 जो हमारे बीच वाले पहाड़ हैं, उन एरियाज में ये वाला हमने ऐसा किया है कि वहाँ की मिट्टी की जांच की है, वहाँ के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी जांच की है, वहाँ के जो गायों के खून के नमूनों की जांच की है, और फिर हमने पाया है कि कुछ खनिज, ऐसा नहीं है कि कैल्शियम की कमी हो सकता है कि ऊना में ज़्यादा हो और शिमला में कम हो। तो हमने इन सब खनिजों का एक अध्ययन किया और हमने ऐसा पाया है कि जिन जिन चीज़ों की कमी जिस पर्टिकुलर एरिया में होती है वहाँ के लिए एक स्पेशल खनिज मिश्रण बनाया है। और हमने 4 जोन में हमने अपना जो है खनिज मिश्रण बनाया है। जो हमारे निचले प्लेन एरियाज है हिमाचल प्रदेश के लिए, उसको जोन 1 माना है। उसके लिए जो उसके संघटक हैं उस मात्रा में डाले गए हैं कि वो गाय की जरूरतों को पूरे करते हैं। उसी प्रकार जोन 2 जो हमारा पालमपुर का एरिया आता है या बीच का एरिया, कुछ मंडी का एरिया आता है, उसके लिए जोन 2। शिमला के लिए, जहां शिमला का बहुत सा एरिया जो है वह जोन 3 में आता है, उसके लिए शिमला के हिसाब से हमने मिनरल मिक्सचर बनाया है। तो इस प्रकार का अगर मिनरल मिक्सचर हम अपने जानवरों को दें तो कैल्शियम की कमी हमारे जानवरों में कभी नहीं होगी। साथ ही साथ ये सस्ता पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरत के हिसाब से बना है। कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं है, जो जानवर को चाहिए वो हमारे पास आज उपलब्ध है। कैल्शियम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व हैं जो पशुओं को मिलने बहुत अनिवार्य है। इस मिश्रण में वो सब कुछ विद्यमान है जो हमारे पशुओं को चाहिए। यूनिवर्सिटी ने ये बहुत बढ़िया कदम उठाया। डॉक्टर विनोद, आपने बहुत अच्छे से इस मिश्रण को तैयार किया है। हमारे पशुपालकों को चाहिए कि इस औषधि का इस्तेमाल करके पशुओं में पाई जाने वाली कैल्शियम की कमी को दूर करे। इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हमारे पशुपालकों को करना चाहिए। पवन कुमार जी पालमपुर से ही पधारे हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। पूछिए प्रश्न। सर, डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, जो पशुओं में पित्तड़ और जो पिस्सू और चीन पड़ते हैं उसकी रोकथाम कैसे की जाए? बहुत सारे दर्शक, हमारे किसान साथी, बागबान साथी, पशुपालक, सबके सामने ये समस्या आती है। डॉक्टर गुप्ता, इस समस्या का इलाज क्या है? ये पवन जी एक बहुत गंभीर समस्या है
और इस समस्या से छुटकारा पाना आप किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत मुश्किल है कि आप इलाज कर लेते हैं 15-20 दिन के बाद वो दोबारा से नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि जब हम इनका इलाज करते हैं वो इलाज सिर्फ हम क्या करते हैं कि पशु के ऊपर कोई स्प्रे कर देंगे या कोई इंजेक्शन लगा देंगे, अलग अलग दवाइयाँ हैं, लेकिन जब तक हम उसकी स्प्रे पूरे शेड में नहीं करेंगे, उन जो पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है हमने उनके रहने का, सारे स्थान के ऊपर स्प्रे करके वो चिचड़ जो पिस्सू हैं वहाँ हर जगह से नहीं उनको ख़त्म कर देंगे, तब तक ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। और एक और चीज़ कि ये जो अंडे होते हैं इनके वो 15-18 दिन के बाद दोबारा से फिर अडल्ट बन जाते हैं, फिर चिचड़ बन जाएंगे। तो ये इसका जो स्प्रे कर रहे हैं हम 15-18 दिन के बाद रिपीट करना है उसी तरीके से कि वो आप कोई कॉर्नर नहीं छोड़ें, कोई कोना नहीं छोड़ें, कोई क्रैक नहीं छोड़ें वहाँ पे जहाँ ये छुप सकें। और एक और चीज़ किसान भाइयों को इसमें बड़ी ध्यान से रखना पड़ेगा कि जब हम जहाँ जानवर बांधते हैं वहीं घास भी स्टोर कर रहे हैं, तो क्या करते हैं जब हम जानवर के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये चीचड़ उतर के नीचे उतर जाएंगे और घास में छुप जाएंगे। तो फिर हम घास में तो स्प्रे कर नहीं सकते क्योंकि वो तो हमने खाने को देना है जानवर को। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि खाने वाला सामान जानवर का अलग से स्टोर करें और जानवर को थोड़ा सा अलग से रखें, ताकि ऐसी व्यवस्था में हम अच्छी तरह से स्प्रे करके इनको ख़त्म कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि ये नुकसान कितने तरीके से करता है। ये खून चूसेगा जानवर का, जानवर कमज़ोर हो जाएगा, अपनी प्रोडक्शन पूरी नहीं कर सकेगा, एक चीज़। दूसरा, ये कई बीमारियों को फैलाता है, जैसे कि बेबेजिया, थैलेरिया, इतनी खतरनाक बीमारियां हैं कि अगर इनका इलाज एकदम से नहीं किया जाए तो आमतौर पर हम जानवर को खो देते हैं। तो इस चीज़ का जानवरों सारा चिचड़ का लिए इनको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे पशुपालकों को सचेत रहकर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर मधुर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर गुप्ता की बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी। साथ में आपने अक्सर देखा होगा कि होता क्या है कि जो पशु थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसको संतुलित आहार की कमी है, आपने देखा होगा कि जिस पशु की स्किन ड्राई नज़र आती है आपको, उसमें चिचड़ ज़्यादा लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कमज़ोर पशु हैं वो चिचड़ों से ग्रस्त हो रहे हैं और चिचड़ उनको और ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप संतुलित आहार दे रहे हैं और उसमें वसा की मात्रा, फैट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा अच्छी दे रहे हैं, तो काफ़ी हद तक आप इससे भी उससे निजात पा सकते हैं। बाकी कैसे उसको ठीक करना है, ये हमारे प्रोफेसर गुप्ता ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, सुनने से पधारे हैं कुलदीप कुमार जी। कुलदीप जी, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? सभी अधिकारीगण को मेरा नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी ने डेयरी फार्म खोलना हो तो आप क्या सुझाव देंगे कि किस नस्ल की गाय जिसके दूध की उत्पादकता एवं गुणवत्ता हो, और सरकार की किस योजना के अंतर्गत इसमें सरकार कितनी वित्तीय सहायता देता है एवं कितना अनुदान देता है? डॉक्टर मधुर, हिमाचल प्रदेश का पशुपालन विभाग पशुपालन में बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों की बहुत सारी सहायता करता है। डेयरी फार्मिंग से यदि कोई जुड़ना चाहे, आपके विभाग की कौन सी योजना है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कोई भी पशुपालक अपने क्षेत्र में अगर डेयरी फार्म खोलना चाहता है तो पहले सबसे पहले उसको ये सर्वे करना चाहिए कि वहाँ पे दूध की खपत कैसी है, मार्केट अवेलेबिलिटी है या नहीं। सबसे पहले मार्केट अवेलेबिलिटी का होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने पशु रख लिए, डेयरी फार्म अच्छा खोल लिया, दूध की खपत पैदावार आपके पास काफ़ी आ गई, लेकिन आपके पास उसकी खपत के लिए मार्केट ही नहीं है। तो पहले ये सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरी ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध है या नहीं। अगर आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है, अपना चारागाह नहीं है, चारा आपको खरीद के करना पड़ेगा, तो आप सही ढंग से डेयरी फार्म को नहीं चला पाओगे, क्योंकि अधिकतर खर्चा जो होता है वो 65 से 70% तक डेयरी फार्म का वो चारा और पालन पोषण और उस पर ही होता है। तो चारे की आपको उपलब्धता होनी चाहिए। ये 2 सर्वे करना आपको जरूरी है। अब तीसरी बात आती है नस्ल की। तो जैसा नस्ल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपनी हमारे जो क्षेत्र की जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, एरिया है, मौसम है, वातावरण है, उसके हिसाब से हमें, तो हमने पहले बताया कि संकर नस्ल की गाय चाहिए, और गाय कैसे सिलेक्ट करनी है वो डॉक्टर विनोद आपको पहले बता चुके हैं। रही बात अब फाइनेंस की, फंडिंग की, ये सबसे बड़ी अहम बात होती है, क्योंकि जब आप एक डेयरी फार्म खोलने जा रहे हो, चाहे आप स्मॉल स्केल पे खोल रहे हो या लार्ज स्केल पे, 5 एनिमल का खोल रहे हो या 10 का, इससे ज़्यादा का, तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपकी फंडिंग क्या है। क्या आप सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं, क्या आप कैपेबल हैं? नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी डेयरी फार्म खोलने के लिए आप सेल्फ फंडिंग नहीं कर सकते। तो आपको ज़रूरत होती है किसी विभाग की या किसी सरकार की एक अच्छी स्कीम की, जिसमें आपको एक अच्छा लोन मिल सके अच्छी किस्तों पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने दूध गंगा स्कीम का बहुत नाम सुना होगा, काफ़ी चली थी, आज भी वो स्कीम चल रही है। ये पशुपालन विभाग की अपनी स्कीम नहीं है, ये नाबार्ड की स्कीम है। इसका आज की डेट में डेयरी एंटरप्रेन्योर
डेवलपमेंट स्कीम इसका नाम है। तो शुक्ला जी, इसमें क्या होता है कि इसमें आप 1 जानवर से लेके 10 जानवर तक, 10 पशुओं तक, गाय तक आप रख सकते हैं, इतना बड़ा यूनिट आप ले सकते हैं। तो नाबार्ड की तरफ से इस पे एक पशु के ऊपर, एक गाय के ऊपर आपको 50,000 रुपये का ऋण मिलता है। तो यानी कि 10 के ऊपर आपको 5 लाख रुपये तक का प्रावधान है। अब जो अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोग हैं उनके लिए 33.3% सब्सिडी है, और जो साधारण कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 25% की उसमें वो है सब्सिडी है। तो आप ये किसी भी बैंक से आप अपना ऋण उठा सकते हैं, नाबार्ड के उसमें आप वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा जब आप ये ऋण ले लेते हैं तो इसमें आपको 10% मार्जिनल मनी देनी होती है, बाकी 90% आपको बैंक देता है, और आपका जो एनिमल है वो इंश्योर्ड हो जाता है। भगवान ना करे किसी वजह से आपका 70-80 हज़ार का एनिमल है, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो इंश्योर्ड रहता है वो जब आप ये खरीदते हैं। और इसके लिए आपको लोन लेने के बाद पशु चिकित्सा अधिकारी से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट, तो वो आपका इंश्योरेंस फिर वो जिस बैंक से आपने लोन लिया है वो खुद ही आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको उसमें पूरा योगदान मिलता है, आपको कंपनसेशन मिलता है। जी, यदि हमारे प्रदेश के पशुपालक भाई डेयरी फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो पशुपालन विभाग की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, और दूध गंगा योजना के तहत तो बहुत सारे लोगों ने पशुपालन को प्रारंभ भी किया है, पशुपालन से जुड़े भी है। पशुपालन से जब तक हमारे पशुपालक नहीं जुड़ेंगे, जब तक अच्छी नस्लों का चयन नहीं करेंगे, तब तक उनका उत्थान भी नहीं हो सकता। और पशुपालन तो एक ऐसा व्यवसाय है, रात को आप गाय खरीद कर लाओ, सुबह से आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, आपको पैसा आना शुरू हो गया। शायद दुनिया में ऐसा कोई भी व्यापार नहीं होगा, ये सिर्फ पशुपालन में ही संभव है। उत्तम सिंह कश्यप जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है, पूछिए आपका क्या सवाल है। धन्यवाद, नमस्कार जी। आज का विषय है कि पशुओं को सर्दियों में ठंड से कैसे बचाया जाए। तो क्योंकि पशु के स्वास्थ्य और सफाई का आपस में बहुत संबंध है, अगर हमारे पशु सफाई साफ वातावरण में रहेंगे तो मैं जानना चाहूँगा कि सर्दियों के दिनों में पशुओं को जो नहलाना, गर्म पानी से नहलाना चाहिए या ठंडे से नहलाना चाहिए, और इसकी कितने दिन बाद नहलाना चाहिए, खासकर जो हमारे नई गायें सूती हैं उनके बारे में। उत्तम सिंह जी, आपने बहुत बढ़िया ये प्रश्न पूछा। इनके प्रश्न से पहले तो हमारे दर्शकों को ये पता लग गया होगा कि अपने पशुओं को नहलाना भी चाहिए। शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे, लेकिन सर्दियों में कैसे नहलाना चाहिए डॉक्टर गुप्ता? वैसे आमतौर पर जानवरों को सर्दियों में ज़्यादा गीला नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर लगे कि जानवर गंदा हो रहा है या इस जगह से इसको वॉश करना है या नहलाना है, तो आप ऐसे जरूर चयन करें कि पानी ठंडा ना हो, पानी गुनगुना हो, या फिर धरती से ताज़ा पानी निकला हुआ भी पानी ठंडा नहीं होता, अगर वो पानी मिल जाए तो उस पानी से आप नहला सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सर्दियों में नहलाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक जानवर की ज़रूरत ये ना हो कि वो गंदा हो गया है और उसको वॉश करना है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि जानवर गंदा है तो कहीं ना कहीं दूध का भी उससे रिलेशन है और हमें भी बीमारियों का खतरा बना रहता है। जानवर को नहलाएं ज़रूरत पर नहलाने के बाद उसको इमीडिएटली सुखा दें। जानवर सर्दी का प्रकोप झेल सकता है, अपने आप में भी उसमें क्षमता है, गौशालाएं अपने आप गर्म हो जाती हैं, उनका सिस्टम ऐसा है। पर सर्दी के साथ अगर गीलापन है तो वह प्रकोप जानवर को झेलना बहुत मुश्किल होता है। नहला दें पर इमीडिएटली उसको सुखाएं और एक अच्छे गर्म वातावरण में कुछ समय के लिए रखें तो जानवर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। पशु में गीलापन न रहे, इस बात को हमारे पशुपालकों को सुनिश्चित बनाना चाहिए। नहलाएं जरूर, लेकिन उसको सुखाने की व्यवस्था या तो उसे धूप में ले जाए या उसे अच्छे से सुखाएं ताकि बीमारी उसके शरीर में आक्रमण ना करें। हृदयाल शर्मा जी हमारे बीच पधारे हैं, आपका क्या प्रश्न है हृदयाल? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा जो प्रश्न है वो थनैला रोग से संबंधित है। सर्दियों में थनैला रोग में मेरे पशुओं को हो चुका है, उससे दूध में गाढ़ापन आता है, नमकीन हो जाता है और बीच में खून भी आने लगता है। कुछ हमारे जो पुराने किसान लोग हैं उनकी धारणा इस तरह से भी होती है कि उस पशु को बाद में या तो बेच देते हैं या किसी को बांट देते हैं। तो ये थनैला रोग ना हो इसके बारे में जानकारी दें। इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की कि जब हमारे पशु दूध देने लायक नहीं रहते, उन्हें कोई रोग ग्रसित कर देता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बुरी भ्रांति है, या तो जैसा इन्होंने अपने आप कहा कि या तो बेच देते हैं या उसे आगे कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके पशु में किसी तरह की बीमारी लगी है तो उसका सुरक्षित इलाज होना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, आपका क्या मानना है?
थनैला रोग डेफिनेटली कि जब हम जानवर को दूध देने के लिए रख रहे हैं और थनैला रोग हो गया तो वो दूध ही नहीं दे पाएगा अगर उसके थन ही खराब हो गए। तो एक चीज़ तो आप जैसे कह रहे हैं कि जानवर को जब सुखाया है दूध से अगली डिलीवरी के लिए वो तैयार हो रहा है, तो उस टाइम हम दूध सुखाते हैं। वो सबसे ज़्यादा एक खतरनाक पीरियड होता है कि जब दूध अच्छी तरह से ना सुखाया जाए और दूध अंदर रह जाए तो उस थनों का इन्फेक्शन होना, उसमें थनैला रोग होना बहुत कॉमन हो जाता है। तो जब इस सिचुएशन से हम निकले, आगे जब हम रूटीन में जानवरों का दूध निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जहाँ से हम दूध निकालते हैं थन का मुंह खुला रहता है काफ़ी देर के लिए दूध निकालने के बाद भी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसान भाई दूध निकालने के बाद जानवर को बैठने ना दें आधा पौना घंटा। उस टाइम में बिल्कुल वो छेद खुला रहता है और कोई भी जीव जंतु वहाँ से अंदर जाकर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए किसान भाई कुछ ऐसा करें कि जब दूध निकाल के हटे या तो उनको फीडिंग में डाल दें या बाहर धूप में निकाल दें, अपनी जगह से उनको आगे पीछे कर दें। और इसके सिवाय आपको और जो ध्यान रखना है थनैला रोग से बचने के लिए, दूध निकालने से पहले गुनगुने पानी से हल्की लाल दवाई डाल के थन धोए और दूध निकालने के बाद भी आप लाल दवाई से थन धोए या टी डिप्स आते हैं आजकल, बीटाडीन आती है, बीटाडीन को एक कप में डाल के थन को उसमें डुबोए ताकि उसके मुंह के ऊपर दवाई लगी रहे और जो वहाँ पे जंतु लगे हुए हैं वो अंदर नहीं जा सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे ही हमने गाय का दोहन कर दिया उसके बाद वो बैठे ना, ताकि जिन छेदों से दूध बाहर आया उससे कोई जीव जंतु यदि अंदर चला गया तो थनैला रोग हो जाएगा। फिर स्थिति आ जाएगी या तो जानवर को हम लोग किसी को सौंप देंगे या उसे बेच देंगे। ये बात अच्छी नहीं। हमारी जानवरों में बीमारी आए ना, इसके लिए हमारे पशुपालकों को पहले से तैयार रहना चाहिए। जैसे हम समय समय पर अपने शरीर की देखभाल जांच करवाते हैं, ऐसे ही अपने जानवरों की देखभाल भी पशु चिकित्सकों से समय समय पर करवानी चाहिए। खेमचंद कश्यप जी हमारे बीच घैणी से पधारे हैं, आइए जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार। मैं कृषि दर्शन के माध्यम से सभी वैज्ञानिकों से मेरा एक सवाल है, बड़ा गंभीर सा सवाल है और आम लोगों से जुड़ी हुई बात भी है। पहला मेरा सवाल यह है कि ब्लाइंडनेस, अंधापन के लिए हमारे पशुपालन विभाग में कोई भी इलाज नहीं है। अभी मैं अपनी बात करता हूं कि मेरे पास एक बैल ने दोनों आंखें गंवा दी है। जब मैंने पालमपुर उनसे संपर्क किया तो मुझे यह जवाब मिला है कि जी आप पालमपुर ले आए, हमारे लिए संभव नहीं है पालमपुर ले जाना पशुओं के लिए। मेरा एक सुझाव रहेगा कि विभाग, पशुपालन विभाग इसके ऊपर कोई चिंतन मंथन करे। दूसरा सवाल मेरा यह है कि हमारी अधिकतर गाय जो है कृत्रिम गर्भधारण में सफल नहीं हो रही है। मैं वैज्ञानिकों से यह जानना चाहूंगा, क्या हम किसान पशुपालक भाई अच्छा बुल नहीं पाल सकते हैं जिससे कि हमारे पशु जो है इस तरह से दर दर ना भटके? तो मेरा यह सवाल है और ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, इसके ऊपर की आपकी क्या राय है? डॉक्टर गुप्ता, अंधेपन की आप बात कर लें फिर उसको। अंधेपन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आपके जानवर में अंधापन हुआ है, लेकिन ये कोई बीमारी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। पहले तो पोषण से ले ले कि कभी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, उसके कारण भी अंधापन हो सकता है। और दूसरा देखा है कि इसमें आँख में कुछ प्रकार के परजीवी घुस जाते हैं, वो भी अंधापन कर देते हैं। लेकिन इसमें इस बीमारी का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है। लेकिन अगर आपके प्रॉब्लम हुई है तो डॉक्टर मधुर थोड़ा इसके ऊपर बताएंगे कि इस एरिया में कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। जी तो जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया, अंधापन कोई एक किसी चीज़ से होने वाली बीमारी नहीं है। अंधापन के बहुत से कारण हो सकते हैं। किसी टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ है या उम्र के हिसाब से मोतिया, इंसानों में मोतिया आता है, मोतिया बिंब हो जाता है, उस तरह से भी आता है। तो जिस तरह से आप अपनी समस्या बता रहे हैं उस तरह से ये प्रतीत होता है कि आपका जो बैल है उसकी उम्र काफ़ी लग रही है। और जो आप बता रहे हैं कि सफ़ेद झिल्ली आ रही है तो वो एक मोतिया के लक्षण है। तो अभी तक हम विभाग में इस तरह की सर्जरी मोतियाबिंब की अभी हम करते नहीं हैं, और पालमपुर में इस तरह की सर्जरी की जाती है। उन लोगों ने मोतियाबिंब के ऊपर काफ़ी सर्जरीज की है, हमारे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, सर्जन हैं। तो आस्ता आस्ता विभाग में भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वेटनरी ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेनिंग कराई जा रही है पालमपुर में या पालमपुर के बाहर, ताकि इस तरह की सर्जरीज हम अपने डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे शुरू कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डे बाई डे बढ़ता जा रहा है।
कुछ साल पहले हम जिस तरह की शल्य क्रियाएं नहीं कर पाते थे, आज की डेट में हमारा विभाग बड़े सक्षम होकर बड़े अच्छे तरीके से वो करता जा रहा है। डॉक्टर मधुर, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पशु चिकित्सा विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, बहुत उन्नति की है। डॉक्टर साहब, जब आपकी यूनिवर्सिटी में हम जाना होता है, जब वहां पर हम उन मशीनों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से मानव देह को देखने के लिए, मानव देह के निरीक्षण के लिए मशीनें तैयार की गई है, उसी तरह से आप लोग पशुओं की देखभाल भी करते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ जगह पर ये मशीनें ना पहुंची हो या उन रोगों को ना रोक पाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, शीघ्रातिशीघ्र शायद ये मशीनें हर जगह पर होंगी, हर जगह पर हम अपने पशुओं की जांच करवा पाएंगे और पशुपालन विभाग इसके लिए बिल्कुल सतर्क है। निर्मल जी हमारे साथ बैठे हैं। निर्मल जी, आपका क्या प्रश्न है? सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा एक गौओं के लिए जो ऐसे मतलब बार बार बोलना है, तो वो उसका क्या कारण है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी चाहेंगे। जी, तो गौओं का जो बार बार बोलना है, इसका मतलब है कि गाय हीट में आ रही है, आप उसका कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं लेकिन वो कंसीव नहीं हो पा रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा पहला कारण हम मानते हैं वो होता है संतुलित आहार की कमी। अगर हम अपने पशुओं को संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं तो ऐसी गौएं हमेशा बार बार बोलती हैं, रिपीट करती हैं। आप बोलते हैं कि हम यही करवा के तंग हो गए, लेकिन हमारा यही सुझाव रहता है कि अगर 3 बार आपने टीकाकरण करवा लिया है, उसके बाद भी आपकी गाय कंसीव नहीं हुई है, तो आप निकटवर्ती पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उसका एग्जामिनेशन करवाएं। ये हमारे पशुपालकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके सामने इस तरह की समस्या फिर से ना आए। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। हरिनंद जी घनाटी से पधारे हैं, पूछिए अपना प्रश्न। सभी को मेरा नमस्कार जी। मेरा प्रश्न है, जैसे हमारे ग्रामीण एरिया में जितने भी गौशाला बने हैं या बनाते हैं लोग, तो मैक्सिमम कच्चे बनाते हैं, चादर वाले बनाते हैं, ताकि उसमें हमारा जो जैसे हमारे गौशाला के ऊपर जो गौ पशुओं के ऊपर का स्पेस जो है वो घास के लिए स्पेस बना रहे। तो मेरा ये आपसे प्रश्न रहेगा, अभी उस गौशाला में उस घास को रखना उचित रहेगा? डॉक्टर विनोद इनके प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, वैसे तो जैसे आपने बताया, आपके किसान भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी उन्नत किसान है कि भंडारण के लिए उन्होंने एक खास जगह बनाई है। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि लोग पेड़ों के बीच में और खेतों में ही घास का भंडारण करते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। जो घास का भंडारण है वह एक अच्छे कुशन का काम करता है छत और जानवरों के बीच में। मेरा ऐसा मानना है कि वह भंडारण अगर आप ऊपर कर रहे हैं और वह बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई आपको लगे कि कोई आग लगने का खतरा ना हो, तो वह भंडारण की जो विधि है वो बिल्कुल ठीक है, बशर्ते कि आप उसको बाहर रखें। वो भंडारण की जो विधि है वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर विनोद का ये मानना है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस तरह का निर्माण बनाया कि नीचे हम पशुओं को रखेंगे और ऊपर उस घास को बिछाएंगे। उस घास के रखने से एक तो हवा एकदम से हमारी पशुशाला में नहीं आएगी, और दूसरे उस घास में बारिश का पानी नहीं पड़ेगा, जो उसमें प्रोटीन, विटामिन, जो उसमें शक्ति है वो विद्यमान रहेगी। कितनी बढ़िया सोच थी हमारे बुजुर्गों की, लेकिन हम इस सोच से बिल्कुल विमुख होते जा रहे हैं। विमुख होने का कारण है कि चाहे किसी बस स्टैंड में जाएं, चाहे किसी गली में जाएं, किसी गांव में जाएं, किसी भी किसान से बातचीत करें, सब यही कहते हैं कि आवारा पशुओं का आना बहुत बढ़ गया है। लोगों ने खेती बाड़ी तक को छोड़ दिया है। कहते हैं कि हमने फसलें तो लगाई, पर जब आवारा पशु आते हैं तो सब कुछ तबाह कर देते हैं। डॉक्टर मधुर, ये आवारा पशु की संज्ञा हम अपनी गायों को क्यों दे रहे हैं? आपने अभी बताया कि गाय अपनी हड्डियां गलाकर दूध हमें पीने के लिए देती है, गाय माता होती है, और वही गाय फिर बस स्टैंड में या सड़कों पर आवारा उसे नाम दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? और इस आवारापन को रोकने के लिए आपका विभाग कितना मुस्तैद है, क्या कुछ कर रहा है? जी शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम बात कर रहे हैं ये आवारा पशु नहीं है, ये बेसहारा पशु हैं। ये बेसहारा पशु किसने बेसहारा किए? ये बेसहारा पशु हमने बेसहारा किए। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता बदल गई। हमारे जो पूर्वज से वो गौ को गौ माता मानते थे, बच्चों की तरह पालते थे। आपने कभी देखा आज से 10 साल पहले कोई अपनी गौ माता को सड़क पे छोड़ता था? नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, फैमिलीज छोटी होती गई, हम लोग गवर्नमेंट सर्विस में या प्राइवेट सर्विस में आते गए, हम अपनी गौ माता का पोषण नहीं कर पाए, तो हमने अपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया कि उनको सड़क पे छोड़ दिया और आवारा नाम दे दिया। ये आवारा नहीं है, ये बेसहारा है। अब इसके पीछे अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें कारण,
तो आप कोई भी सर्वे देखना, कोई भी डाटा देखना, जो भी हमारे बेसहारा पशु सड़क पर घूम रहे हैं उनमें अधिकतर बुल्स होते हैं, यानी कि मेल्स होते हैं, नर प्रजाति के होते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने समय में आप खेती बाड़ी करते थे, खेतों को बैलों से जोतते थे, लेकिन आज की स्थिति में ट्रैक्टर आ गए हैं, मशीनें आ गई हैं, तो अब जो नर पैदा होते हैं, बुल पैदा होते हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं रहा, तो आप उनको आवारा या बेसहारा करके सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो विभाग ने, अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, अब आने वाले टाइम में इस तरह के स्ट्रॉज आ रहे हैं, और आ भी चुके हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज में पायलट ट्रायल्स लग चुके हैं। सेक्स स्ट्रॉज हैं वो, सेक्सिमन। उसमें क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको इस तरह से बनाया गया है कि जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, कृत्रिम गर्भाधान करेंगे, तो जो आने वाली प्रजाति होगी, बच्चे होंगे, उसमें 95% तक एक प्रोबेबिलिटी है, उम्मीद है कि फीमेल ही पैदा होगी, ताकि इस तरह की समस्या आपको ना आए। लेकिन वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, ट्रायल बेसिस पे भी आने वाले टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात, हमारी अधिक समस्या ये आती है कि जैसे आप पहले कह रहे थे कि हमारी गाय बार बार बोलती है, टिकती नहीं है, रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है। इन समस्याओं से आप तंग आकर क्या करते हैं कि अपनी गाय को, गौ माता को आवारा या बेसहारा करके सड़क पे छोड़ देते हैं। तो हमारा पशुपालन विभाग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गहन मंथन कर रहा है कि किसी भी तरह से जो ये रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाए। हम अपनी जो AI फैसिलिटीज़ है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जहाँ पे भी हमारी डिस्पेंसरीज हैं गाँव में, जो रोड से कनेक्टेड है, प्रदेश सरकार ने हर जगह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा शुरू कर दी है। और जो कृत्रिम गर्भाधान करने वाले डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनको बार बार ट्रेनिंग दी जाती है। पालमपुर में ट्रेनिंग दिलाई जाती है, स्टेट से बाहर ट्रेनिंग दिलाई जाती है, ताकि कहीं भी कोई गुंजाइश ही ना रहे। और हम आप लोगों को अपने कैंप्स के माध्यम से, अपने शिविरों के माध्यम से, किसान मेला के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से, किसान गोष्ठियों के माध्यम से बार बार ये सचेत करते हैं कि इस तरह से आपने अपने पशुओं को बाहर सड़कों पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। अभी भी हाल ही में हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए थे और उसमें साफ कहा था कि जो हमारे पशु हैं, हमारी गौ माता है, ये भगवान का बनाया ही एक क्रिएचर है, इंसानों की तरह ही है। तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इनकी कोई प्रताड़ना करें या इन्हें तड़फने के लिए सड़क पर छोड़ दें। और ये एनिमल क्रूएल्टी एक्ट और कौ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट में भी आता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि पंचायती राज एक्ट 2006 अमेंडमेंट में साफ लिखा गया है कि पशुओं को अपने घर में आपके रखना आपकी अपनी निजी जिम्मेवारी है। प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग और पंचायतों के माध्यम से पशुओं का पंजीकरण कर रही है। उसमें हर पशु की शिनाख्त हो रही है, उसमें टैटू नंबर लग रहे हैं, उनका पंजीकरण जो हमारे सचिव होते हैं, पंचायत सचिव, उनके पास रह रहा है। अगर कोई भी पशुपालक, किसान अपने पशु को सड़क पर छोड़ता है और उस टैटू से, पंजीकरण से वो पाया जाता है कि इसका मालिक कौन है, तो इस पंचायती राज एक्ट के तहत हर पंचायत को पावर है कि पहली बार वो 300 रुपये का जुर्माना कर सकते हैं, दूसरी बारी में 500 रुपये का, और उसके बाद आपको सज़ा का प्रावधान भी है। और ये जो जुर्माने की राशि है ये पंचायत की इनकम में होगी। तो शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस समस्या के निदान के लिए, निजात के लिए जो पशु पंजीकरण कार्य चल रहा है, ये चल रहा है कि हम आपके पशुओं को आइडेंटिफाई कर लें, वो रजिस्टर हो जाएं। और आहिस्ता आहिस्ता प्रदेश सरकार डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। अभी भी पिछले सेशन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि हम अभी जो टैटूइंग कर रहे हैं उसके बजाय हम चिप सिस्टम शुरू करेंगे। और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो माइक्रो चिपिंग सिस्टम है वो ट्रायल बेसिस पे शुरू भी हो चुका है। डॉक्टर मधुर ने ये बहुत अच्छी जानकारी किसान साथियों हमें दी है कि चिप लगाई जा रही है, जिससे हम पशुओं को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और पता लग जाएगा कौन किसका पशु है। हमारे हिमाचल प्रदेश के जो पशुपालक है वो व्यावसायिक पशुपालन से जुड़े, उनकी उत्पादकता बढ़ती रहे, संकर प्रजातियों का चयन आप करें, और इसी के साथ साथ जो हमारी अपनी नस्लें थी उनका भी थोड़ा बहुत संरक्षण हो। वो भी बहुत अच्छा दूध देती हैं और उसमें भी बहुत गुणवत्ता है। हमारे जो प्रदेश के पशुपालक है वो प्रदेश के पशुपालन विभाग से मिलकर काम करें, पशुओं का पालन करें। और हमारी जो पालमपुर में वेटनरी कॉलेज है उसके जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह से पशुपालन करें। आप लोग दूर दराज क्षेत्रों से आए, इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप लोगों ने पूछे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषज्ञ महोदय, आपने इनके प्रश्नों के उत्तर बहुत बढ़िया तरीके से दिए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होने जा रहा है। आज हमने जानना चाहा कि प्रदेश में पशुपालन की व्यवस्था कैसी है, सर्दियों में अपने पशुओं की देखभाल कैसे करनी चाहिए। बहरहाल कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दे, नमस्कार।